हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द पॉइंट इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में, साउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, कल एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग बताए थे कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। नंबर 1 क्वेश्चन था जिसका हम आंसर जो थे वो रदरफोर्ड मार दिए थे, वो गलत था। तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी और विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। और पूछा जाएगा प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश का प्रकृति होता है अनुप्रस्थ। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि की अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो बताना है। अवश्रव्य तरंगे किसको बोलते हैं? जिसको हम सुन नहीं सकते, है ना। तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य तरंग, यानी कि इंफ्रासोनिक रे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखेंगे श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग को सोनिक वेव बोला जाता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। और उसका आंसर सही हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद आता है प्राश्रव्य तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चमगादड़ जो होता है अंधेरे में भी उड़ सकता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है चमगादड़ प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, चमगादड़ अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, या फिर चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चमगादड़ जो है वो प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है प्रयोग में? बताना है। अल्ट्रासोनिक वेव, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रे, या फिर सबसोनिक तरंग। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक तरंग जो है उसका यूज़ किया जाता है कीड़ों को भगाने के लिए। ठीक है, कीड़ों को भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। मच्छर वगैरह भी अल्ट्रासोनिक तरंग से भाग जाते हैं। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती? ठीक है, किसमें ध्वनि तरंग नहीं गमन कर सकता है? जल में, वायु में, या फिर लोहे में, या फिर निर्वात में। तो वैक्यूम में ध्वनि ट्रैवल नहीं करता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सर्फ एक्सल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्राश्रव्य तरंग, प्राश्रव्य तरंग का यूज़ किया जाता है। बहुत लोग सर्फ एक्सल सोचेंगे, सर्फ एक्सल इसका सही आंसर नहीं होगा। प्राश्रव्य तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। साफ सफाई में इसे हम लोग सर्फ एक्सल यूज़ करते हैं, कपड़ों की सफाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7th नंबर। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? वायु में, जल में, निर्वात में, या फिर इस्पात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात, है ना। और सबसे कम किस में होती है? तो वायु, ध्वनि के वेग सबसे कम जो होता है वो गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय के बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। देखिए हम लोग क्या कि बादलों की बिजली पहले आती है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है बादल ध्वनि को रोक देता है,
गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, जिसके कारण से प्रकाश सबसे पहले हम लोग को मिलता है, उसके बाद उसकी साउंड हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है बताना है। 332 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड या फिर 232 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर तापमान के घटने से घटता है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए भी हो सकता है कि तापमान के बढ़ने से बढ़ता है या फिर तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन नंबर या फिर मैक नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक संख्या का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो वायुयान में किया जाता है। ठीक है, तो वायुयान में मैक संख्या का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई बताना है। हर्ट्ज होगा या एंगस्ट्रॉम होगा, डेसिबल या फिर मीटर? तो 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? तो वेवलेंथ का, यानी तरंगदैर्घ्य का, है ना, वेव लेंथ। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का। हर्ट्ज किसका है? तो आवृत्ति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 35 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल, 35 से 60 डेसिबल, 70 से 80 डेसिबल। तो साधारण बातचीत में हम लोग की ध्वनि की तीव्रता 35 से 60 डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है? वो कौन सा लक्षण है ध्वनि का जिसके कारण से कोई ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है? इसका ऑप्शन है तीव्रता यानी इंटेंसिटी, तारत्व यानी पिच, क्वालिटी गुणवत्ता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारत्व यानी कि पिच। तारत्व के कारण कोई ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, बहुत ही क्लियर सुनाई देती है महिलाओं की आवाज़। ऐसा क्यों? महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या फिर तारत्व अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारत्व अधिक होता है। महिलाओं की ध्वनि की तारत्व जो होता है वो अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा, जिसके कारण से उसकी आवाज़ प्रॉपर सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना किसकी उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन है रमन प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव या फिर डॉपलर प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण कोई नज़दीक अगर रेलगाड़ी आ रहा है तो उसका आवाज़ सुनाई देता है, और जैसे जैसे वो दूर चला जाता है उसका आवाज़ घटते जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल या ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या फिर 17 मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है?
रेडियो तरंग का परिवर्तन अपवर्तन पे, परावर्तन पे, या फिर डॉपलर इफेक्ट पे, या फिर रमन प्रभाव पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों के परावर्तन पे के सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रडार का फुल फॉर्म देखते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी ध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय का अंतर जो होता है 1/10 सेकंड के बराबर होता है, और हमारे कानों पे इफेक्ट जो होता है कोई ध्वनि का वो 1/10 सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद हमारे कान पे इफेक्ट हट जाता है। ठीक है, इसके बाद 10 सेकंड के बाद ध्वनि का प्रभाव खत्म हो जाता है। समुद्री जल में ध्वनि का गति कितना होता है? समुद्री जल में ध्वनि का गति बताना है। ऑप्शन है 1948 मीटर पर सेकेंड, 1351 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1498 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, आयाम पे, फ्रीक्वेंसी पे, या फिर लय पे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबा देंगे ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।